ट्रंप पर हमले की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ था। ऑडियो फोरेंसिक की जांच के जरिए यह खुलासा हुआ है। एक हथियार से चली थी 3 गोलियां, दूसरे हथियार से चली थी 5 गोलियां। और अभी तक जो जानकारी आ रही है वो ये इंफॉर्मेशन बता रही है इस खुलासे में कि ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ है, जिसमें ऑडियो फोरेंसिक के बाद ये बात सामने आई है। एक हथियार से 3 बार गोलियां चली हैं, देखिए वो तस्वीरें, और दूसरे हथियार से चली है 5 बार गोलियां। Take a look what happened. If you want to really see something that's said, take a look what happened. और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए कि इस बात में ये जो खुलासा हुआ है कि ऑडियो के आधार पर पता चला है कि 3 बार हथियारों का इस्तेमाल हुआ है इस हमले में, किस तरह से और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है और कौन ये लोग थे, क्या ये पता लग पाया है? क्योंकि अभी तक जिस पहले शख्स का नाम सामने आया था वो तो बताया जा रहा था कि वो ट्रंप की पार्टी का ही था। बिल्कुल, देखिए FBI की इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जब ट्रंप पर हमला हुआ तो उस समय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शूटर थे और तीनों ने एक साथ फायरिंग की थी। एक की बंदूक से 3 गोलियां चली, दूसरे के बंदूक से 5 गोलियां चली और तीसरे के बंदूक से 1 गोली चली थी। यानी कुल 9 गोलियों से ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में स्नाइपर ने एक हमलावर को तो मार गिराया, लेकिन बाकी 2 हमलावर, बाकी 2 शूटर गायब हो गए हैं। उसके बारे में पता नहीं चल रहा है और इसी से यह लग रहा है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वहां पर केवल एक हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नहीं था, बल्कि ट्रंप को मारने के लिए 3 शूटर आए थे और तीनों ने निशाना बनाया था। लेकिन यह ट्रंप की किस्मत थी कि 3 शूटर के रहते 9 गोलियों के चलते भी ट्रंप बच गया। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है। 3 हमलावरों ने ट्रंप की जान लेने की थी कोशिश और हमलावर को मार गिराने में हुई देरी। 42 सेकंड तक इंतजार करते रहे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स। 42 सेकंड तक स्नाइपर्स की जद में था हमलावर। ट्रंप पर हमले के बाद किया गया काउंटर अटैक। अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने यह बड़ा दावा भी किया है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, अब ये जो नई जानकारी सामने आई है ये अमेरिकी सरकार के लिए, जो बाइडेन की सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल का सबब, क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट जो बाइडेन का जो आता है उसमें सीक्रेट सर्विस की पीठ थपथपाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि देखिए फौरन जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने हमलावर को मार गिराया, लेकिन यहां तो 2 और हमलावर थे जो कि भाग भी गए। बिल्कुल समीर, देखिए जब पूरी दुनिया में इस बात की आलोचना हो रही है कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत बड़ी लापरवाही की, बहुत बड़ी सुरक्षा चूक की, सबसे बड़ी गलती सीक्रेट सर्विस की थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले यह बताने की कि ट्रंप कैसे हैं, उसकी जगह पर उन्होंने क्लीन चिट दे दी सीक्रेट सर्विस को। अब सवाल है कि सीक्रेट सर्विस किसके इशारे पर काम करती है, सीक्रेट सर्विस किसको रिपोर्ट करती है? तो वो व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करते हैं। सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट बाइडेन को रिपोर्ट करते हैं, तो उन्हें तो क्लीन चिट देना ही था। लेकिन गलती क्या हुई? तो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ही खुद कह रहे हैं कि हमने अप्रूवल लिया, अप्रूवल मिलने में देरी हुई कि हम शूटर को मारने में हमें देरी हुई। वहीं दूसरी तरफ जो स्नाइपर्स वहां पोजीशन लिए हुए थे, जिसकी जद में वो शूटर था, लेकिन उसे मारने में देरी की, तब तक वो इंतजार करते रहे जब तक उस शूटर ने ट्रंप को गोली नहीं चला दी। तब तक वो पोजीशन लिए रहे, टारगेट बनाए रहे, लेकिन उसने नहीं मारा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका ये जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ा खुलासा है, ट्रंप पर गोली चलने के मामले में बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा है। ट्रंप की हत्या की साजिश पर TV9 का खुलासा, ट्रंप पर हमले को रोका जा सकता था। ट्रंप के हमलावर का नया वीडियो TV9 पर है, मौजूद है। लोगों ने हमलावर को राइफल के साथ छत पर देखा। लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं देखा गया और ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप की हत्या की साजिश पर खुलासा, ट्रंप पर हुए हमले के वक्त का नया वीडियो। एक एक तस्वीर सवाल उठा रही है, हर फ्रेम लापरवाही बता रहा है। गौर से इस वीडियो का हर एंगल देख लीजिए।
ट्रंप की हत्या की साजिश पर टीवी 9 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ट्रंप पर हमले को रोका जा सकता था। हमलावर का नया वीडियो कई गंभीर सवाल उठा रहा है, साजिश की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, इस नए वीडियो से साफ है कि लोगों ने हमलावर को राइफल के साथ छत पर देखा था। लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया था, इस अनहोनी की वक्त रहते सूचना दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी पुलिस ने लापरवाही क्यों दिखाई, हमला होने की सूचना को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। ये वीडियो हमले पर हुए खुलासे का सिर्फ एक सिरा है। हमले के पीछे सीक्रेट सर्विस की घोर लापरवाही हैरान करने वाली है, तो पुलिस का बर्ताव भी संदिग्ध लगता है। खुलासा हुआ है कि गोली चलाने से पहले पुलिस हमलावर तक पहुंची थी। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर भी बंदूक तानी थी। इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाता है, उनकी लापरवाही दिखाता है। ट्रंप पर हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंच गई थी पुलिस। हमलावर के बंदूक उसके ऊपर तान दिया गया था, पीछे फिर हट गई पुलिस। पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी। सीक्रेट सर्विस के पास रोकने का था वक्त। Take a look what happened. आखिर ट्रंप को कौन मारना चाहता था? ट्रंप पर हमले का मास्टरमाइंड कौन? क्या अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने जानबूझकर लापरवाही दिखाई? इन तमाम सवालों के बीच ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की परतें अब खुलने लगी हैं। अब जांच में नया खुलासा हुआ है। तफ्तीश में पता चला है कि पुलिस वारदात के वक्त गोली चलाने से पहले हमलावर के पास गई थी। इस बीच हमलावर ने पुलिस पर बंदूक तान दी थी। पुलिस डर कर पीछे हट गई और सीक्रेट सर्विस को सूचना दी थी। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एक्शन में आई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हमलावर थॉमस मैथ्यू इस बीच ट्रंप पर गोली दाग चुका था। तो जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रैली में मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते वक्त भी हमलावर पर सुरक्षाकर्मी को शक हुआ था। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने सीक्रेट सर्विस को बताया था। हमलावर को लेकर बार-बार चेतावनी के बाद भी सीक्रेट सर्विस ने लापरवाही दिखाई। ऐसे में सीक्रेट सर्विस की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट सर्विस के पास इस हमले को नाकाम करने का पूरा वक्त था। सीक्रेट सर्विस ने अगर वक्त रहते एक्शन लिया होता तो ट्रंप पर गोली नहीं चलती और ना ही 2 लोगों की मौत होती। और देखिए, ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को लेकर भी एक नया खुलासा हुआ है। शूटर के ठिकानों से मिले विस्फोट किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले शूटर की कार में विस्फोटक मिले थे। शूटर विनाशक डिवाइस लेकर आया था। अगर हमलावर इस विस्फोटक का इस्तेमाल करने में कामयाब होता तो बड़ी तबाही तय थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हमले से जुड़ा ये नया खुलासा किया है। ट्रंप पर हमले को लेकर CIA के पूर्व अधिकारी फिलिप ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। फिलिप ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसी की लापरवाही की वजह से ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस की लापरवाही पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस की कार्यप्रणाली किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को हर सवाल पर जवाब देना चाहिए। इससे पहले भी ट्रंप पर हमले से जुड़े कई राज खुले। 2 पूर्व FBI अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ट्रंप की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। रूफटॉप की सुरक्षा को लेकर भी अनदेखी का आरोप है, तो FBI का दावा है कि अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। ट्रंप हमले की जांच में खुलती परतों के बीच सवाल ये भी है कि चश्मदीद की बात अनसुनी क्यों की गई और छतों की जांच हुई थी तो हमला कैसे हुआ। और सबसे गंभीर सवाल यही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच गोली कैसे दागी गई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये जो हथियार आप देख रहे हैं ये भारी मात्रा में आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, भारी तादाद में हथियार गोला बारूद जब्त किया गया। पिछले कुछ हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है।
तो सेना इस बारे में जानकारी देते हुए किस तरह से 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। कुपवाड़ा में बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम इस वक्त भी दिया जा रहा है और जो आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं, गोला बारूद बरामद किए गए हैं, उसे डिस्प्ले में लगाया गया है। बताया गया है कि इनके पास से गोला बारूद जब्त किया गया है। सीएम केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में टली सुनवाई। ईडी की याचिका पर 7 अगस्त तक सुनवाई टली है। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका, ट्रायल कोर्ट के फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी थी जमानत। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 8.5 किलो वजन गिरने के दावे पर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया है। संजय सिंह के दावे पर तिहाड़ जेल की तरफ से क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो तक कम हो गया है, लेकिन संजय सिंह के दावे पर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट ने साफ कर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का उतना वजन नहीं गिरा है जितना दावा किया जा रहा है। 1 अप्रैल को केजरीवाल का वजन 65 किलोग्राम था। 8 अप्रैल को वजन बढ़कर 66 किलोग्राम हो गया। 9 मई को वजन घटकर 64 किलोग्राम हो गया। उसके बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आए। फिर 2 जून को जब वो जेल पहुंचे तो वजन 63.5 किलोग्राम था। 14 जुलाई को घटकर 61.5 किलोग्राम हो गया। आपका दावा है कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम तक गिरा है, जबकि तिहाड़ का कहना है कि सिर्फ 2 किलो वजन घटा है। केजरीवाल के वजन और शुगर लेवल बढ़ने पर तिहाड़ जेल ने जवाब दिया है। जेल प्रशासन ने कहा कि खास वजहों से केजरीवाल ने खुद वजन कम किया है। 3 जून से केजरीवाल घर से भेजे खाने को लौटा रहे हैं। पहले केजरीवाल शुगर लेवल बढ़ाने वाले भोजन कर रहे थे। और तिहाड़ जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पर संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल कम होने पर कोमा में केजरीवाल जा सकते हैं। तो बांसुरी स्वराज का कहना है कि जमानत के चक्कर में केजरीवाल अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो जांच रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज है, क्रॉनिक कफ ब्रोंकाइटिस है, विथ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, विथ कंप्लेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी लॉस, बॉडी एक, वीकनेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। और इसके नीचे एक ये लाइन ये और लिखी हुई है जिसमें कि उनके वजन घटने और हाइपोग्लाइसीमिया का जिक्र किया गया है। 5 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे गया है। किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर शुगर का लेवल 50 से नीचे चला जाए तो वो कोमा में जा सकते हैं। देखिए, ईश्वर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अच्छा स्वास्थ्य दे और दीर्घायु करे, लेकिन इतना मैं जरूर आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगी कि अपनी बेल के चक्कर में इस तरह जानबूझकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें और कृपया जनता को भ्रमित ना करें। नई दिल्ली में पीपीएसी यानी पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट, कॉस्ट टैक्स और पेंशन सरचार्ज वापसी की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बांसुरी स्वराज समेत कई उपभोक्ता भी इसमें शामिल हुए। लोगों के हाथ में बिजली के बिल हैं, तस्वीरें शंकर रोड की हैं। प्रदर्शन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आपकी सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम कंपनियों के साथ उनकी अट्टी सट्टी है, जिसके कारण वे दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में। बीजेपी ने तख्तियों और पोस्टर के जरिए दिल्ली सरकार को घेरा। पोस्टर में लिखा गया कि सरकार का जनता से झूठ और बिजली कंपनियों की लूट बंद करो। बीजेपी ने बढ़े हुए बिल वापस लेने की मांग की है। देखिए, बिजली का बिल है 607 रुपए का, पीपी से चार्ज है 646 रुपए, बिल से दुगना आप सरचार्ज लगा रहे हैं। ये दिल्ली के बिजली के नाम पे लूट रहे हैं। लगभग 46% बिल बढ़ा दिया गया, तो निरंतर वह बिल बढ़ रहा है। और इसलिए हम लगे हुए कि ये आप जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को लूट रहे हैं, उनको ये लूट बंद करनी पड़ेगी और दिल्ली की जनता को राहत देनी पड़ेगी। और भोपाल में एनएसयूआई की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया है। पेपर लीक और अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को यहां रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ गए एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की तेज बौछार छोड़ी गई। वहीं दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। मुलाकात को इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम से मिलने के बाद सोरेन ने कहा कि ये शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं, इसलिए बधाई देना तो बनता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अपनी बात नीति आयोग की बैठक के दौरान रखेंगे। पैसे का जो राज का था सर बांटा बताया हमेशा 1,30,000। नहीं, वो सारी बातें हैं मेरे जहन में है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक आहूत हो चुकी है, मेरा कॉल हो चुका है। मैं उस पर पूरी अपनी बातों को रखूंगा। आज एक शिष्टाचार मुलाकात है, ये प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात हुई। पीएम से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात की। दूसरी बार सीएम की कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। डीके शिव कुमार ने मामले को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले डीके शिव कुमार पर सीबीआई ने 2013 से 2018 के बीच आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इस दौरान डीके पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इसके बाद सीबीआई ने 3 सितंबर 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिव कुमार ने 2021 में सीबीआई की एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में डीके शिव कुमार की याचिका को खारिज किया जाता है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। शरद पवार से मुलाकात पर बोले छगन भुजबल। आरक्षण को लेकर शरद पवार से मुलाकात हुई। शरद पवार मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रदेश में शांति रहे, इसके लिए शरद पवार से मुलाकात में बात की है। छगन भुजबल का यह कहना है, शांति बनी रहे इसके लिए मैं किसी से भी मिल सकता हूं, कह रहे हैं छगन भुजबल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच एनसीपी अजय गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात पर सियासी अटकलों का दौर जारी है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पवार से मुलाकात के बाद मीडिया से सामने आए भुजबल ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार के आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई है। साथ ही कहा कि मराठा और ओबीसी आरक्षण पर पवार के साथ चर्चा हुई। ऐसे हालत में मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है। ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं, तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए और ये कैसे शांत होगा राज्य, ये देखना चाहिए। मराठा आरक्षण पर काफी दिनों से महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव कराने की मांग, लोकसभा विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर चुनाव की मांग और याचिका में ये कहा गया है कि राजस्थान, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर अंजनेरी झरने में फंसे हुए हैं पर्यटक। झरने के बीच 6 घंटे तक फंसे रहे पर्यटक। अचानक भारी बारिश से झरने के बीच ये फंस गए पर्यटक। वन विभाग की टीम ने इनको बचाया है। मानव श्रृंखला बनाकर रेस्क्यू किया गया है। ये महाराष्ट्र के नासिक के अंजनेरी झरने की तस्वीरें हैं।
तस्वीरों में दिख रहा है कि बारिश के बीच कुछ पर्यटक नासिक के अंजनेरी झरने में बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक से भारी बारिश होने से झरने में पानी बढ़ गया और ये सभी लोग अंजनेरी झरने में फंस गए। पर्यटकों के फंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सूझबूझ दिखाते हुए मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 6 घंटे में सफलता हासिल हुई है। भारी बारिश के बीच झरने में फंसे पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। झरने में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने का वीडियो वायरल होने के बाद लोग वन विभाग के अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक के लिए मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अलावा विभाग ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिले की 2 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। साइकिल कंधे पर सवार है, लोग जान जोखिम में डालकर खींचे जा रहे हैं। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन जिंदगी है कि रुकती नहीं। ये घाघरा नदी का पानी है जो गोंडा के कई गांवों में फैला है। लगातार बारिश और बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात खराब होते जा रहे हैं। शारदा, गिरजा और सरयू बैराजों से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते 2 दर्जन से अधिक गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 55 सेंटीमीटर ऊपर तक जा चुकी है। हालांकि जलस्तर घट रहा है, लेकिन नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील के कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की स्थितियां जो है वो नियंत्रित हैं। अभी 57 सेंटीमीटर नीचे सरयू घाघरा का बहाव है वो हो रहा है। तो धीरे लहर से हम लोग देखे हैं और तेजी से पानी रिट्रीट कर रहा है। जाने के लिए समितियां गठित हैं, प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह मुस्तैद है। और इस बीच घाघरा नदी का पानी गोंडा के साथ साथ लखीमपुर खीरी के भी कई जिलों में तबाही मचा रहा है। TV9 की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लोगों ने सड़क पर प्लास्टिक और बांस बल्ले के सहारे 1-2 नहीं बल्कि कई अस्थायी झोपड़ियां बना रखी हैं। घर के बचे खुचे सामान के साथ बाढ़ पीड़ित यहां किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। महिला और बच्चों की हालत बेहद खराब है। घाघरा और सुहेली नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 280 गाँव की 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की मदद यहाँ तक नहीं पहुँची है। TV9 की टीम पलिया तहसील के एक ऐसे ही गाँव में पहुँची। मैं आपको दिखाऊं, ये वो गांव है जो पूरी तरीके से लगभग 50 गांव जो है वो पूरी तरीके से कट गए हैं और यहाँ पर लोगों ने अपना जो सामान है वो आप देख पा रहे होंगे, पूरा जो घर का सामान है वो वहाँ पे सड़कों पर रखा हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो घरों के अंदर तक भर चुका है। प्रशासन के लोग आए हैं क्या? मदद मिली है? अभी कोई मदद नहीं। पूरा गांव जो है वो इसी तरीके से बाढ़ की चपेट में। ये एक गांव की कहानी, एक घर की कहानी आपने सुनी। बहुत परेशान है, सब पानी में डूबे हुए घर है। सामान जो जिसका लाना चाह रहा घर पे वो भी नहीं आ रहा है। यहाँ कोई देखने तक नहीं आया, कौन मर रहा कौन जी रहा, कोई नहीं देखने आया। देखिए, प्रीति श्रीवास्तव की आप रिपोर्ट देख रहे थे, उनकी एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां लखीमपुर खीरी को नेपाल से जोड़ने वाली जो सड़क है वो घाघरा नदी के कटाव की वजह से कट चुकी है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो मार्ग है जो कि लखीमपुर और पलिया के बीच में, जो यहाँ पे जो इसके पीछे जो गांव है उनको ये मार्ग जोड़ता है। ये मुख्य मार्ग है जो पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से टूट गया है और इसी के कारण ये पीछे आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये यहाँ पर नदी है, शारदा नदी है और इसी का जो पानी है वो घरों में पहुँच चुका है, जिसके कारण पूरे जो गाँव है लगभग 50 से ज़्यादा गाँव है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो मार्ग है ये मुख्य मार्ग है जो कि लखीमपुर से नेपाल की तरफ जब आप जाते हैं तो ये लखीमपुर नेपाल सड़क है और यहाँ पर इसके पीछे ये देखिए बैरिकेड्स इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं और ये जो बैरिकेड्स हैं इसके पीछे लगभग 50 के लगभग गांव हैं और जहां पे लोग फंसे हुए हैं। लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और वहीं उत्तराखंड में पाताल गंगा टनल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड के बाद
ये हाल है। टनल के आसपास अभी डेंजर जोन घोषित किया गया है। अभी एक ही तरफ से गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है पाताल गंगा इलाके में बनी टनल के ठीक सामने। पिछले हफ्ते इसी टनल के पास लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद इस रास्ते को खोल दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे परेशानी और खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी इस वजह की है कि यहाँ पर एक साथ दोनों गाड़ियाँ होकर नहीं गुजर सकती। एक समय पर एक तरफ से ही गाड़ियाँ आगे की तरफ जा सकती हैं। देख सकते हैं कि मलबा आपको सड़क पर पड़ा हुआ नजर आएगा और आधी सड़क जो है वो खुली हुई नजर आएगी और टनल जो है वो आपको यहाँ पर टूटी हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि टनल का करीब 11 से 12 मीटर हिस्सा जो है वो उसका नुकसान हुआ है और सरिये बड़े बड़े आपको बाहर निकले हुए नजर आएंगे। खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि अगर यहाँ पर तेज बारिश हो जाती है तो ये मलबा नीचे की तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर ये रास्ता बंद हो सकता है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो संभावना जताई जा रही है कि अगर तेज बारिश यहाँ पे होती है तो बड़े बड़े पत्थर जो आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ सकते हैं और इससे ये रास्ता बंद हो सकता है। तो देखेंगे कि बड़ा बड़ा सरिया जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे और बड़े बड़े पत्थर जो गिरे हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मलबा ठीक सामने मेरे आपको ये नजर आएगा और ऊपर चट्टान के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी नजर आएंगे। तो अगर यहाँ पे तेज बारिश होती है तो खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि ये रास्ता बंद हो सकता है। और टनल की अगर बात की जाए तो टनल में देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो सरिये हैं वो आपको नजर आएंगे। 11 से 12 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है कि वो लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हुआ था। तो साफ है कि यहाँ पर अभी लोगों के लिए परेशानी और खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ से मलबा हटा लिया जाएगा। तो देख सकते हैं टनल की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खतरा भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, उत्तराखंड। और केदारनाथ धाम में सरकार के खिलाफ साधु समाज आर पार की लड़ाई के मूड में है। किस वजह से है ये नाराजगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आमतौर पर केदारनाथ धाम हर हर महादेव के उद्घोष से ही गुंजायमान रहता है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ नारेबाजी साधु संत और भक्तों का गुस्सा दिखा रहा है। दरअसल ये नाराजगी दिल्ली में बाबा केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास के खिलाफ है। फैसला वापस न लेने पर सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई है। क्या दिल्ली में वो स्वयं ज्योतिर्लिंग का जो कह रहे हैं देवशिला के नाम से दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो किस रूप में? प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बताएं कि उस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में किस तरह होंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाने को धार्मिक परंपरा के साथ ही करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर चोट बताया गया। लेकिन आज तो किस चीज का शासन प्रशासन के द्वारा, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जबरन हमारे ऊपर जो ये आंदोलन थोपा गया कि आप मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के आंदोलन किया करो। लोगों का मानना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने से यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आ जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सुझाव के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। समिति को धामों के नाम, फोटो, वीडियो के व्यावसायिक इस्तेमाल की कई शिकायतें मिल रही थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। शिकायत मिल रही है कि इन धामों के नाम पर कुछ संस्थाएं श्रद्धालुओं को भ्रमित कर रहे हैं, संस्थाओं को चंदा दे रहे हैं। संस्था लोगों को केदारनाथ धाम के नाम पर धर्मशाला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं बनाने की बात कर रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले इंटरनेट पर उत्सव नाम के एक ऐप के माध्यम से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से घर बैठे ऑनलाइन पूजा कराने के नाम पर पैसे लेने की बात सामने आई थी। इस पर केदारनाथ मंदिर के प्रभारी अधिकारी ने 24 जून को सोनप्रयाग थाने में केस दर्ज कराया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी प्रकार के भ्रामक संस्थाओं के झांसे में न आए। अधिकृत वेबसाइट www.badrinathkedarnath.gov.in से जरूरी जानकारी लें और इसका इस्तेमाल करें।
और राजस्थान के चर्चित बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए एक कानून की मांग की। अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। बाल मुकुंद आचार्य ने देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या पर काबू पाने के लिए पूरे देश में एक कानून लागू करने की मांग रखी है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि बहुसंख्यक वर्ग जहां सभी कानूनों का पालन करता है, एक खास वर्ग पर वो कानून लागू नहीं होता। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा, और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा। बाल मुकुंद आचार्य इससे पहले भी कई विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। उन्होंने जयपुर में नॉनवेज बैन करने की मांग की थी। और आज की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज भोजशाला की एएसआई रिपोर्ट पेश की गई। 2000 पन्नों की इस सर्वे रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें धार की भोजशाला से मिली मूर्तियों की है। आज इसी सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश की गई है। भोजशाला में एएसआई का सर्वे 98 दिन तक चला था। भोजशाला में हुई खुदाई में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, तो रिपोर्ट में 94 ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनका हिंदू धर्म से संबंध है। कुल 1700 से ज्यादा पुरावशेष खुदाई से निकाले गए। इस सर्वे में मिली 37 मूर्तियों में श्री कृष्ण, गणेश जी, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा, माता पार्वती, हनुमान जी, भैरवनाथ की मूर्तियां बेहद खास है, तो वाग्देवी की खंडित मूर्ति भी बेहद दुर्लभ बताई जाती है। भोजशाला की दीवारों और खंभों से भी साक्ष्य मिले हैं। कौन सा अवशेष किस काल का है, इसकी भी पूरी जानकारी सर्वे रिपोर्ट में लिखी है। इस सर्वे के दौरान खुदाई के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस सर्वे के लिए जीपीआर और जीपीएस की मदद भी ली गई थी। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट को एएसआई ने केंद्र और राज्य सरकार से भी साझा किया है। इस रिपोर्ट से पहले लगातार सवाल उठ रहा है कि धार की भोजशाला में मंदिर है या फिर मस्जिद, लेकिन अब इस रिपोर्ट में मिले साक्ष्य इशारा करते हैं कि यह स्थान हिंदू धर्म से संबंधित था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ में कल के बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई है। बवाल को लेकर छत्रपति संभाजी राजे महाराज पर भी एफआईआर हो गई है। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले के आसपास की स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। किले के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विशालगढ़ किले के पास हुई तोड़फोड़ के मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। तोड़फोड़, पथराव और मारपीट की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इनमें शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे महाराज का नाम भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार को संभाजी राजे अपने समर्थकों के साथ विशालगढ़ गए थे। इनमें कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल थे। विशालगढ़ किले पर बने अवैध निर्माण को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया था। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के पहुंचने पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इस दौरान कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि किले से छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जुड़ा है, जिससे अतिक्रमण के जरिए छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। और यूपी के अमेठी में मुहर्रम से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर विवादित नारेबाजी करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विवादित नारे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने भड़काऊ नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच एक युवक को कुछ लोगों ने कंधे पर उठा रखा है। उसके साथ कई लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नारेबाजी काफी देर तक होती रही। गौर करने वाली बात तो यह है कि पुलिस को मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी भड़काऊ नारे से रोकने के लिए ही अलर्ट किया गया था। बताया जाता है कि विवादित नारेबाजी पुलिस की मौजूदगी में मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने की गई और पुलिस खामोश रही। सवाल है कि जब लोग सामने थे तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस आखिर क्यों पीछे हटी? अमेठी में मुहर्रम से ठीक पहले इस विवादित नारेबाजी को माहौल खराब करने की कोशिश बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का दावा किया। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है।
वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिस्टल लहराते हुए किसान को धमकी देने वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस मनोरमा खेड़कर को फरार घोषित कर सकती है। एफआईआर के बाद से वो फरार है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिस्टल लहराने और किसान को धमकी देने के मामले में पुलिस मनोरमा को ढूंढ रही है। मनोरमा का फोन लगातार बंद आ रहा है। पुलिस अब उन्हें फरार घोषित कर सकती है। पुलिस के नोटिस के बाद भी वो हाजिर नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा की मां मनोरमा खेड़कर और पिता दिलीप खेड़कर फरार है। क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों की तलाश कर रही है। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस स्थानीय अपराध की मदद से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों कहां हैं। एक टीम पुणे, दूसरी टीम मुंबई और तीसरी टीम अहमदनगर में मनोरमा खेड़कर की तलाश कर रही है। मां और पिता के फरार होने पर ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। आपके पिता फरार है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी। कुछ दिन पहले ही साल 2023 का एक वीडियो सामने आया था जिसमें मनोरमा खेड़कर पिस्टल लहराती दिखाई दे रही है। यूपी के नोएडा में बदमाशों ने एक बैंक में साइबर अटैक के जरिए करीब 16.5 करोड़ की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के नोएडा से बड़े साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां साइबर ठगों ने एक बैंक को अपना शिकार बना लिया। आरटीजीएस चैनल को हैक कर करीब 16.5 करोड़ की साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। बैंक की ओर से नोएडा के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई जिसमें ये बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। ठगों ने पिछले महीने की 16 से 20 तारीख के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। और दिल्ली में खुजली वाले गैंग के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। सीसीटीवी की ये तस्वीर देखिए। दुकान में बैग लेकर ये शख्स अंदर आता है। अचानक वो अपनी गर्दन खुजलाने लगता है। इतनी खुजली करता है कि वो अपनी शर्ट उतार देता है और हाथ में लिए बैग से उनका ध्यान उतर जाता है। इतने में देखिए ये शख्स दुकान में दाखिल होता है और कुर्सी पर रखे बैग को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने इस शख्स के साथ गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस ने राजेंद्र और मुन्ना नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में इसी तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो नजर रखते थे, जिसके हाथ में बैग होता था, सामान कीमती नजर आता था। ये अचानक उसके पीछे पीठ पर और गर्दन पर पाउडर छिड़ककर धीरे से निकल जाते थे और अचानक जो पीड़ित शख्स है उसको अपने पीठ में, गर्दन में बहुत जोर की खुजली मचती हुई नजर आती थी। वो परेशान होता था, खुजाने लगता था और उसके बाद इस तरीके से जो बैग है वो वहीं पर रख देता था। उसका ध्यान खुजली की वजह से भटक जाता था और उसके बाद उसी का फायदा उठाकर जो चोर थे वो उसका सामान लेकर के चले जाते थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर अब मोहल्ला बसें चलाने जा रही है। सरकार ने आज से 2 रूट्स पर ट्रायल भी शुरू कर दिया है और इस बारे में TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से बातचीत की है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोहल्ला बसें भी शुरू हो गई हैं और इसका उद्देश्य है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या कुछ प्रारूप रहेगा बताने के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। गहलोत जी, बस में बैठे कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि बस में बैठे हैं और मुझे वो जो मोमेंट है मैं भूलता नहीं कभी। तो जब हमने पहली बार इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी तो मैं जब सफ़र करने चला और मैंने सोचा कुछ पैसेंजर से पूछें तो
4 महिलाएं बैठी थी। तो मैंने पूछा कि ये कैसा लग रहा है, तो मैं आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दिस इन लाइफ। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि मेट्रो जो है वो सड़क पे चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हो रहा है। तो ये छोटी बसें हैं, छोटी सड़कों पे जो हम कहते हैं कि भाई कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ भी जा पाएंगी। हमारे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वहाँ ये जा पाएंगी। तो आने वाले समय में आप इन बसों को उन तमाम रूट्स पे देखेंगे जहाँ पर आपने आज से पहले बसें नहीं देखी। हरिद्वार में एक सड़क हादसे में लोगों का दिल दहला दिया है। इस हादसे के बाद यूपी रोडवेज की देहरादून से मुरादाबाद जा रही बस दीनदयाल पार्किंग के पास हाईवे की दीवार को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। पहले बच्चों को निकालो। हेलो, आराम से, एक एक करके ऊपर दे दे। आराम से भैया, आराम से। टायर चल रहा है। अबे टायर, गाड़ी बंद करो, टायर चल रहा है। अंदर से गाड़ी बंद कर दो। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिरने से भीषण हादसा हो गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, हंगामा हुआ। लोग जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से कूदने लगे। पहले बच्चों और महिलाओं को निकालने की कोशिशें शुरू हुई। गाड़ी बंद करो पहले। आराम से रुक जाओ। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, सिविल पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। एकदम कट मारे वो था आगे कहां से कहां जा रहे थे आप? बाहर से हरिद्वार। कहां जा रहे थे आप? हरिद्वार। आगे कोई वाहन नहीं था, खाली थी रोड और स्पीड से गाड़ी थी और उसने स्पीड कम नहीं की। राइट तरफ पता नहीं क्या है सर, राइट तरफ को जाती रही गाड़ी, लेफ्ट को उसने लिया नहीं। पुलिस का कहना है कि घटना की वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाने पीने का सामान और महंगा होता जा रहा है। क्या है खुदरा महंगाई का डेटा, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई ने भी झटका दिया है। महंगाई ने बीते 16 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। खाने पीने के ज्यादातर सामान महंगे हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में महंगी सब्जियों की वजह से थोक महंगाई की दरों में उछाल आया है। आम आदमी से जुड़ी खाने पीने वाली चीजों की कीमतों में जोरदार महंगाई दर्ज की गई है। इससे जून में खुदरा महंगाई दर 5% का लेवल पार कर गई, तो थोक महंगाई दर चौथे महीने में बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई। ये मई में 2.61% के लेवल पर थी। मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और कई मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से महंगाई दर में इजाफा हुआ। जून के दौरान सब्जियों की महंगाई दर 38.76% थी, तो प्याज की महंगाई दर 93.35% रही। आलू की महंगाई दर 66.37% थी, तो जून में दालों की महंगाई दर ने 21.64% का लेवल छुआ।